चलिए वीकली करंट अफेयर्स देख लेते हैं पूरे सप्ताह के तेज़ी से। फ्रेट स्मार्ट सिटीज़, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीज़न द्वारा फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ माल ढुलाई स्मार्ट शहर बनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई है। किसके द्वारा? वाणिज्यिक मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीज़न के द्वारा। इसका उद्देश्य शहरी माल ढुलाई की दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक की लागत घटाने के अवसर पैदा करना है। योजना के अंतर्गत तत्काल आधार पर पहले चरण में 10 शहरों को कवर किया जाएगा। फसल बीमा सप्ताह, जो वन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक उसी समय 1 से 7 जुलाई के दौरान फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान का आरंभ किया गया है। अब तक इस योजना के तहत 16 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है। 5 वर्षों की अवधि में 3 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों ने इस योजना का लाभ उठाया है। फसल बीमा सप्ताह का फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसकी बात हो रही है। जनवरी 2016 में शुरू की गई थी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। खराब मौसमी परिघटनाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। काफ़ी व्यापक स्तर पर इसमें खतरों को शामिल किया गया है। इस योजना में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का विलय कर दिया गया है। इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। तो इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, 16 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है। 5 वर्षों के अवधि में 3 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों ने इस योजना का लाभ उठाया है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में। इन्वेस्ट इंडिया ने जीता मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार। किसने? इन्वेस्ट इंडिया ने। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, हालांकि अब चेंज हो गए हैं, ये OCO ग्लोबल द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को दुनिया की सबसे नवोन्मेषी प्रोत्साहन एजेंसी 2021 का पुरस्कार दिए जाने पे बधाई दी। तो इन्वेस्ट इंडिया है क्या? भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। 2009 में उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के गैर लाभकारी उद्यम के रूप में इसको स्थापित किया गया था। पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का पुरस्कार दिया गया है। एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा, तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हरित धारा नामक एंटी मेथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट विकसित किया है। तो मेथेन को कम करेगा। जो मवेशियों द्वारा किए जाने वाले मीथेन उत्सर्जन में 17 से 20% की कटौती कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन भी बढ़ सकता है। हरित धारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जिम्मेदार आमाशय या रूमेन में प्रोटोजोआ रोगाणुओं की आबादी को कम करता है और मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के लिए आर्किया, जो कि बैक्टीरिया के समान एक संरचना है, उसको उपलब्ध कराता है। इसे टैनिन युक्त पौधों पर आधारित स्रोतों से बनाया गया है। मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता अगर बात करें तो इसे 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड का 25 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस बनने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए क्षमता के मामले में देखें तो ज़्यादा क्षमतावान है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में। प्रोजेक्ट बोल्ड KVIC, ये क्या है? तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने राजस्थान के उदयपुर में निचला मांडवा गांव से सूखे भूक्षेत्र पर बांस मर उद्यान बोल्ड नामक एक परियोजना शुरू की। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर के निचला मांडवा में। इस परियोजना के अंतर्गत विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा के 5000 पौधों को निचला मांडवा ग्राम पंचायत की 25 बीघा खाली शुष्क भूमि पर लगाया गया है। इस तरह KVIC ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह भारत के इस तरह का अपना पहला अभ्यास है। यह परियोजना शुष्क व अर्धशुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी बनाने का प्रयास करती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ये काम किया है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में। तो खादी और ग्रामोद्योग की बात करें तो ये आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है, विधि के द्वारा स्थापित। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना तथा विकास के लिए योजनाएं बनाना, उनका प्रचार प्रसार करना और सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करना है। यह भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत करेगा कोविन ग्लोब कॉन्क्लेव का आयोजन। तो 5 जुलाई 2021 को ये आयोजन कर दिया गया है कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का। किसने मेज़बानी की? तो भारत ने की। भारत अन्य देशों को अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म की पेशकश करेगा।
मैक्सिको, कनाडा, नाइजीरिया, युगांडा और पनामा जैसे लगभग 50 देशों ने कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और NHA की एक संयुक्त पहल है। इस वर्चुअल कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया था, लेकिन अभी तो हर्षवर्धन जी हट गए हैं, नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। कौन बना है? निपुण भारत पहल। केंद्र सरकार 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत पहल नामक एक नई योजना का शुरुआत करने जा रही है। कमेंट बॉक्स में बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री नए कौन बने हैं। निपुण भारत पहल, अभी उनके नाम पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चली है, अंग्रेजी का कम ज्ञान होने की वजह से, है ना, आप लोगों को याद आ गया होगा नाम। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत पहल नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसे प्रारंभिक चरण के छात्रों के लिए संख्यात्मकता, मूलभूत पढ़ने और समझ में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नाम याद रखिएगा निपुण भारत पहल, और उद्देश्य याद रखिएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में सीखने की क्षमता हासिल कर ले। यह पहल स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। निपुण भारत पहल केंद्र सरकार की स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जाएगी। इस्तांबुल अभिसमय क्या है? हाल ही में तुर्की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने से संबंधित इस्तांबुल अभिसमय से बाहर हो गया है। यूरोपीय जो देशों ने मिलकर के इस्तांबुल अभिसमय को अपनाया था, इसमें तुर्की भी शामिल था, लेकिन अभी ये इससे बाहर हो गया है। 24 नवंबर 2011 को तुर्की द्वारा इस्तांबुल अभिसमय की पुष्टि की गई थी और यह अभिसमय का समर्थन करने वाला पहला देश भी था। देश में हिंसा और स्त्री हत्या की खतरनाक रूप से उच्च दर होने के बावजूद तुर्की इस अभिसमय से अलग हो गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में तुर्की को 133वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस्तांबुल सब अभिसमय है क्या? जिसे महिलाओं और घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा उससे निपटने के लिए यूरोपीय समझौता परिषद भी कहा जाता है। यह संधि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम करने और निपटने के लिए विश्व का पहला बाध्यकारी उपकरण है। इस अभिसमय को 7 अप्रैल 2011 को यूरोपीय परिषद की कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा अपनाया गया था। बगराम एयरबेस अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि अमेरिका और नाटो सैन्य बलों द्वारा अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को खाली कर दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस माना जाता था। यह लगभग पिछले 20 वर्षों से आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध का केंद्र रहा था। इस एयरबेस से सैन्य बलों का पीछे हटना इस बात का संकेत है कि शीघ्र ही अफगानिस्तान से विदेशी या अमेरिकी सेनाओं की पूर्ण वापसी हो जाएगी। यह एयरबेस अफगानिस्तान के एक प्राचीन शहर बगराम के निकट स्थित है। अंतिम हिम क्षेत्र लास्ट आइस एरिया ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित आर्कटिक का हिमाच्छादित भाग, जिसे अंतिम हिम क्षेत्र अर्थात लास्ट आइस एरिया कहा जाता है, अपेक्षा से पहले पिघल गया है। जलवायु अनुमानों के अनुसार आर्कटिक में वर्ष 2040 तक ग्रीष्मकालीन हिम के पूरी तरह से पिघलने का अनुमान लगाया गया था और लास्ट आइस एरिया को गर्म जलवायु का सामना करने में सक्षम एकमात्र हिम क्षेत्र बताया गया था, अर्थात ये सबसे अंत में पिघलेगा, ऐसा कहा गया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग को झेलने के लिए काफ़ी मजबूत है। इस क्षेत्र को लास्ट आइस एरिया का नाम WWF, जो कि कनाडा में है, उस केंद्र है, उसके द्वारा किया गया था। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की गई। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। प्रति 2 वर्ष में जारी होता है, ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होंगे कौन? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो उद्घाटन समारोह में ये दोनों होंगे और समापन समारोह में जो होंगे वो पहलवान बजरंग पुनिया होंगे। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो जो है ध्वजवाहक होंगे भारत की तरफ से, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम को पता ही है, चैंपियन मुक्केबाज हैं। मनप्रीत सिंह ये हॉकी टीम के कप्तान हैं और पहलवान बजरंग पुनिया तो पहलवान हैं। ओके, 23 जुलाई 2021 से ये खेलों की शुरुआत हो रही है, समापन 8 अगस्त को होगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर एक परियोजना शुरू की है। यह कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है। ONDC का उद्देश्य किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म के स्वतंत्र ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल और ओपन स्पेसिफिकेशंस का उपयोग करते हुए ओपन सोर्स पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है।
ONDC से पूरी मूल्य श्रृंखला को डिजिटलाइज करने, परिचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्ताओं के समावेशीकरण को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स में दक्षता हासिल करने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य में सुधार होने की उम्मीद है। टेली लॉ प्रोग्राम, तो टेलीफोन के माध्यम से लॉ संबंधित जो विधि संबंधी सहायता है वो पाना, ये टेली लॉ प्रोग्राम का एक लक्ष्य है। हाल ही में न्याय विभाग के टेली लॉ कार्यक्रम के तहत 9 लाख अभ्यर्थियों का आंकड़ा पार कर लिया गया है। यह कार्यक्रम उन वंचितों ज़रूरतमंदों को जोड़ता है जो कॉमन सर्विस सेंटरों में उपलब्ध इंटरफेस प्लेटफॉर्म की मदद से पैनल वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे हैं। यह कार्यक्रम कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया गया था। इसे पूर्व मुकदमेबाजी चरण में मामलों से निपटने के लिए 2017 में लॉन्च किया गया था। 2017 में टेली लॉ प्रोग्राम लोगों को बिना समय और पैसा बर्बाद किए कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाता है। यह सेवा उन लोगों के लिए निःशुल्क है जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अनुसार निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र हैं। तो धारा 12 में इसका वर्णन है, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, अन्य अक्षम व्यक्तियों को, इसमें SC ST हो गए, ठीक है, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता का वहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए प्रावधान है जिसके तहत यहाँ पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य के लिए ऐप, मत्स्य सेतु ऐप, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मछुआरों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया। मत्स्य सेतु ऐप को ICAR की सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप में प्रजातिवार या विषयवार स्व शिक्षण ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल शामिल है। भारत दुनिया भर में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है। यह दुनिया भर में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। ये पूछ सकता है, ये लास्ट वाली लाइन ध्यान रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय नया मंत्रालय बनाया गया है, आपको पता है, और पहले इस नए मंत्री का जो कार्यभार देख रहे हैं, गृह मंत्री वर्तमान में जो है अमित शाह जी, उन्हीं को ये मिला है, ठीक है। तो पहले सहकारिता मंत्री वही बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की गई है। इस नए मंत्रालय के जरिए सरकार ने सहकार से समृद्धि का लक्ष्य रखा है। नाम याद रखिएगा, सहकार से समृद्धि। जन आंदोलन का काम करेगा यह नया मंत्रालय। सहकार अर्थात राज्य, केंद्र और लोगों की सहभागिता इसका मूल लक्ष्य है। इसी आधार पर यह काम करेगा। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। आपको पता है, सहकारी समितियों को 97 में संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इससे ये ज्ञात होता है कि आने वाले समय में सहकारी समितियां कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी देश को समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। आने वाले समय में यहाँ पर ढेर सारे रोजगार भी आपको देखने को मिलेंगे। यह सहकारी समितियों को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में काम करने में मदद करेगा। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार सुगमता यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा। साथ ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास को बेहतर करने के लिए काम करेगा। म्यांमार की सेना की 4 कट्स रणनीति, चारों तरफ से काटने की रणनीति है। तो 1 फरवरी किसकी? म्यांमार सेना की। 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट किया गया म्यांमार में। निर्वाचित सरकार से सत्ता पर कब्जा करने के बाद म्यांमार की सेना, जिसे तात माडा के नाम से भी जाना जाता है, अपने शासन के प्रतिरोध पर नियंत्रण करने के लिए अपनी 4 कट्स की रणनीति पर लौट आई है। 4 कट रणनीति है क्या? तो 4 कट एक सिद्धांत था जिसे विद्रोहियों को उनके प्रमुख इनपुट जैसे फंडिंग, भोजन, खुफिया जानकारी, रंग रूटों से अलग करने के लिए, लॉजिस्टिक्स से अलग करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित, आंशिक रूप से विद्रोही नियंत्रित और सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए सेना ने म्यांमार को काले, भूरे और सफ़ेद क्षेत्रों में विभाजित किया। ब्लैक जोन सेना के लिए फ्री फायर एरिया थे, यहाँ पर जब चाहे तब ये फायर कर सकते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट, आपको पता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, थोड़ा तेज़ी से इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ वीकली, क्योंकि ऑलरेडी हम डेली डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों को। आज की डेट में वीकली करंट अफेयर्स में हम तेज़ी से इन सब चीज़ों को ओवरव्यू कर लेते हैं। आपको अगर स्लो देखना है तो आप स्लो कर सकते हैं। अभी तो यूट्यूब ने काफ़ी सुविधा प्रदान की है, जो चीज़ें स्लो हैं उसको फास्ट करके देख सकते हैं, जो फास्ट हैं उनको स्लो करके देख सकते हैं। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित गाय के गोबर से निर्मित भारत का पहला पेंट है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है। यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है जिसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण समाहित हैं।
यह पिंड किसानों की आय बढ़ाने और देश में स्वरोजगार पैदा करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ लॉन्च किया गया है। भालिया गेहूं हाल ही में चर्चा में रहा। जीआई प्रमाणित भालिया किस्म की गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। जीआई प्रमाणित गेहूं की इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है। भालिया गेहूं की फसल प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है, उसी के नाम पे इसका भालिया नाम पड़ा है। गेहूं की इस किस्म की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है। सिलम्बम हाल ही में सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता में गणेशन संधिराकासन नाम के एक भारतीय ने सिलम्बम के प्रदर्शन में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। तमिलनाडु का यह एक मार्शल आर्ट है। सिलम्बम नाम है इसका। पारंपरिक एक मार्शल आर्ट है। तो सिलम्बम एक प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति तमिलकम में हुई, जो वर्तमान में भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है। यह विश्व के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से एक है। केरल के मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू से निकटता रखता है। डेनमार्क में किया गया दुनिया के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क में बनाया गया है। ऊंचाई कितनी है? 21.16 मीटर है। ठीक है, नया गिनीज रिकॉर्ड बना है डेनमार्क में। सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो अभी सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से हटा करके वित्त मंत्रालय के तहत ला दिया गया है ताकि विनिवेश करने में काफ़ी आसानी हो सके। सार्वजनिक उद्यम विभाग को शामिल करने के बाद अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग शामिल हो गए हैं। एक तो ये है खुद ही, और बाकी अन्य 5 जो पुराने हैं, आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2021-22 में बदलाव की घोषणा की थी। अभी बदलाव हो गया। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का पहला संस्करण था भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन 6 जुलाई 2021 को हुआ था। इस कार्यक्रम में हिंद प्रशांत के विभिन्न देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय में सचिव, पूर्व की तरफ की जो सचिव हैं रीवा गांगुली दास ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और सीमा पार संबंधों और व्यापार बुनियादी ढांचे में सुधार करके हिंद प्रशांत में व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट या शिखर सम्मेलन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। कौन सा? इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट। तो 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा IPOI की घोषणा की गई थी। 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 में कुल 21 देश भाग ले रहे हैं। तो 21 देशों ने भाग लिया, ये याद रखिएगा। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है क्या? तो IPOI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 नवंबर 2019 को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह पहल क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में आम चुनौतियों के सहकारी और सहयोगी समाधान खोजने के लिए देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक खुली गैर संधि आधारित पहल है। स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा। स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने एकीकृत प्रणाली लागू की है, इसका नाम स्पर्श है। रक्षा पेंशन को मंजूरी और वितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली, एकीकृत मंच प्रदान करेगा। यह DRDO और AICTE ने रक्षा प्रौद्योगिकी MTech कार्यक्रम लॉन्च किया था। अब रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए MTech कार्यक्रम चलाया जाएगा। एक ऐतिहासिक ये शुरुआत है। तो DRDO और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित MTech कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आवश्यक सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। याद रखिएगा, MTech कार्यक्रम है, मास्टर डिग्री है, बैचलर नहीं। ओके। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? उदयन माने बने हैं। पहले कौन बने? आज ही सुबह बताया है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। परीक्षा खबरी के सुबह वाले वीडियो में मैंने पहला भी बताया है, दूसरा भी बताया है, तीसरी जो महिला है उसका नाम ही बताया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च किसने किया है? दिल्ली ने। विश्व जनसंख्या दिवस 2021, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021। थीम याद रखिएगा इसकी क्या है? अधिकार और विकल्प उत्तर हैं। राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, ये इस बार की थीम रही। बाकी सारी चीज़ें आपको सुबह बताएं मैंने। 11 जुलाई 1989 को घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संचालक परिषद के द्वारा। और कब घोषणा की गई थी 11 जुलाई को? क्यों? क्योंकि 11 जुलाई 1989 को विश्व की जनसंख्या ऐसा माना जाता है कि 5 अरब हो गई थी, 500 करोड़ हो गई थी। इसी उपलक्ष्य में 11 जुलाई 1990 को पहली बार
90 देशों में इसको मनाया गया था, तब से ये हर वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को। DBGenVoc ये क्या है? मुंह के कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट संबंधी दुनिया का पहला डेटाबेस तैयार किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स कल्याणी द्वारा तैयार किया गया है। दुनिया का पहला डेटाबेस है, ध्यान रखिएगा। INS तबर हाल ही में इतालवी नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में इस भारतीय नौसेना पोत ने भाग लिया है। यह अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त संचालन को मजबूत करने के लिए पारस्परिक रूप से लाभदायक था। अमेजन ने गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया। कहाँ पे? गुजरात में। किसने? अमेजन ने। तो भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ई-कॉमर्स के लाभों के संदर्भ में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। ई-कॉमर्स GST तथा कराधान समर्थन, शिपिंग एवं रसद समर्थन, कैटलॉगिंग सहायता व डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं के लाभों पर प्रशिक्षण सहित तीसरे पक्ष की सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपनी ने विक्रेताओं को पूरे भारत और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे अधिक ग्राहकों व व्यवसायों को सामूहिक रूप से ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने में मदद मिली है। वन लाइनर में सारी चीज़ें देख लेते हैं जो हमने इस सप्ताह देखी। कोविड-19 महामारी की स्थिति के चलते सड़क पर रहने वाले बच्चों के कल्याण के लिए एक नीति किसने बनाई है? दिल्ली सरकार ने। हाल ही में विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव किस सरकार ने पारित किया? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए UDISE प्लस लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2019-20 के लिए यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट लॉन्च की। इस रिपोर्ट ने भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के कुछ दिलचस्प तथ्यों पर प्रकाश डाला है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दरबार मुंह की 149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया? किसने? जम्मू कश्मीर ने। दरबार मुंह की 149 साल पुरानी प्रथा जो चली आ रही थी, समाप्त कर दिया। दरबार मुंह जम्मू और कश्मीर के सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों के एक राजधानी शहर से दूसरे शहर में द्विवार्षिक शिफ्ट करने का दिया गया नाम होता था। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शामिल किए गए शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS-10M को DRDO द्वारा किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? लार्सन एंड टुब्रो LNT कंपनी के द्वारा। तो सेना ने 2 जुलाई 2021 को उत्पादन एजेंसी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10M का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया। किस देश ने जुलाई 2021 में संघीय स्तर पर मृत्युदंड पर रोक लगा दी है? अमेरिका ने। संघीय स्तर पर वहाँ पे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई? सभी प्रारूपों को मिलाकर मिताली राज, जो कि भारतीय कप्तान है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ा। 38 साल की मिताली राज के अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल मिलाकर 10,337 रन हो गए, मतलब टेस्ट, वनडे, T20 सब मिलाकर। कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई है? माना पटेल नाम है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 2 वर्ष का। सुमित मलिक पर पहलवान किस देश ने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है? तो भारत ने। भारत ने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है। गाली गलौज और अन्य फेक न्यूज़ से बचने के लिए ऐसा भारत सरकार ने कड़क कदम उठाने के लिए एक पहल की है। यह मई 2021 से लागू हुआ। इन नियमों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को शिकायतों के विवरण की गई कार्रवाई और निगरानी विवरण पर मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी पड़ती है। फेसबुक ने हाल ही में 15 मई से 15 जून के बीच की अवधि के लिए अपनी पहली मासिक रिपोर्ट लॉन्च की। इस रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक में लगभग 30 मिलियन सामग्री या पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की। भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली मानव उपयोग के लिए इम्यूनोबायोलॉजिकल टीके और एंटीसेरा के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, जिनमें से एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में और दूसरी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में है। तो 2 का शुरुआत कहाँ हुआ है? 2 जगह, ध्यान रखिएगा।
और जब पहला पूछा जाए तो पहली केंद्रीय औषध प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई थी, स्थापित की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में 2 कहाँ स्थापित की गई है? एक पुणे में, एक हैदराबाद में। कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? तो छत्तीसगढ़। इस वर्ष 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल कोयला उत्पादन के दौरान 2020-21 के दौरान 2.02% की गिरावट के साथ 716.084 मिलियन टन दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक 158.409 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन दर्ज किया। इसके बाद दूसरे स्थान पर उड़ीसा, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। जबकि कोकिंग कोल की बात करें तो झारखंड सबसे ऊपर है। भारत OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन BEPS में शामिल हो गया है। BEPS का फुल फॉर्म क्या है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो भारत G20 OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के तहत वैश्विक कर सौदे में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में यह सुधार करना चाहता है। यह सुनिश्चित करता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां कहीं भी काम करती हैं वहां पर उनके उचित हिस्से को भुगतान करें। हालांकि जब वैश्विक कर व्यवस्था लागू की जाती है तो भारत को गूगल, अमेजन और फेसबुक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाए जाने वाले लेवी को भी वापस लेना होगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य कितना है? जैसा कि RBI द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है 7.5%। एकदम रट लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया कि बैंक के कुल ऋण NBC या CEOBE का 7.5% सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान किया जाना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय MSME मंत्रालय ने MSMEs के तहत खुदरा और थोक व्यापार को शामिल करने की घोषणा की थी। ये भी याद रखिएगा, इस वर्गीकरण के अनुसार व्यापारियों को अब RBI के दिशा निर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण का लाभ मिलेगा। वे आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित योजनाओं के हिस्से के रूप में तत्काल अवधि के वित्त का लाभ उठाने के लिए भी पात्र होंगे। नीओवाइज, जिसे 2 साल के लिए मिशन विस्तार मिला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है? तो ये नासा का टेलीस्कोप है। इसको हाल ही में 2 वर्ष का मिशन विस्तार दिया गया है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर नीओवाइज इसका फुल फॉर्म है। यह क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की खोज करता है, उसकी निगरानी करता है, जिसमें ऐसी वस्तुएं भी शामिल हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है? एल्सा नाम है। उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा ने हाल ही में क्यूबा को प्रभावित किया। किस मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। अभी सुबह ही बताया था इसके बारे में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? जापान का। भारत का इस सूची में 90वां स्थान है। वहीं इस सूची में सबसे खराब स्थान अफगानिस्तान का है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंद खेलने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? हाशिम अमला ने। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। अगले साल भारत में होगा यह, ठीक है। किस स्टेडियम में होगा? तो 3 में से एक स्टेडियम, उसमें से नवी मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम है। अन्य 2 स्टेडियम अभी चुने जाएंगे। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? विद्या बालन के नाम पे। फायरिंग रेंज, जहाँ पे फायर की प्रैक्टिस होती है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकंदरा टाइगर रिजर्व, ये तीनों टाइगर रिजर्व राजस्थान में हैं, तो इनको कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है, तीनों को जोड़ करके राजस्थान सरकार ने। कोविड के संदर्भ में स्वैप सेक क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो ये टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के वैज्ञानिकों की टीम ने हाल ही में एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम स्वैप सेक है, इस पर वास्तविक दुनिया के परिणामों की सूचना दी। ओके, तो याद रखिएगा कहाँ पर। हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया? तो आसियान ने जैव विविधता पर, यह 3रा सम्मेलन था इसका जो कि आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 5 सत्र हुए। 5वें सत्र में टूवर्ड्स 2050 लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर थीम, इस पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, इस पर ये सत्र आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का 5वां जो सत्र था, ठीक है, याद रखिएगा किससे संबंधित है? आसियान से। तो आज के लिए इतना ही, ये वीकली था।
बहुत बहुत धन्यवाद।